हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने पैट के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 7वां मॉक टेस्ट हमारा शुरू होने वाला है। इन मॉक टेस्ट में हम इम्पोर्टेंट जीके के 30 क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है, जो आने वाले पैट के पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? रानी माया देवी कौन थी? ये गौतम बुद्ध की माता का नाम था जिसका नाम महामाया भी मिलता है, ठीक है। महामाया भी गौतम बुद्ध की माता का नाम मिलता है। तो माया देवी या महामाया, इन्होंने गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर होगा शाल का वृक्ष, यानी साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की माँ माया देवी ने इनको जन्म दिया था, ठीक है। और ये जो शाल का वृक्ष है ये कहाँ पर मिलता है? तो साल का वृक्ष कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी एक क्षेत्र पड़ता है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध की बात करते और तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके बेटे का नाम क्या था? तो इनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। और कई बार पूछा जाता गौतम बुद्ध के बचपन का ही नाम, क्योंकि इनका गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा वो ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इनके बारे में कुछ और बताया जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और इनके जो जन्म के बाद जो इनके भविष्य के बारे में भविष्यवक्ता थे कौंडिन्य और कालदेव थे, यानी इनके भविष्य में भविष्यवाणी की कौंडिन्य और कालदेव ने। उसके बाद 2-3 इनके जीवन की घटनाएं हैं, जैसे इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति को, या पहले अगर बात करते हैं तो घर से जब ये निकले, यानी ज्ञान की खोज या ज्ञान के लिए जो बाहर निकले, उसको क्या कहा गया? जब इन्होंने घर छोड़ा यानी गृह त्याग किया, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो आपको पता होना चाहिए, घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, इनके घर त्यागने की घटना को कहा जाता। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त की घटना को इनका निर्वाण कहा जाता, निर्वाण। उसके बाद इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले ज्ञान दिया यानी उपदेश दिए, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 घटनाएं आपको याद रखनी है गौतम बुद्ध के जीवन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान पर हुई थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। देखिए, बात करते हैं अशोक के शासनकाल की, तो अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कलिंग युद्ध। सबसे पहली बात तो ये जो कलिंग युद्ध है ये कहाँ पर हुआ या वर्तमान में कहाँ पर है? तो कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो उड़ीसा का वर्तमान नाम, मतलब कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है, लेकिन पहले इसको कलिंगा भी कहा जाता था, ठीक है। और उड़ीसा के तट को उत्कल तट भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अगर बात करते हैं कलिंग की कब हुआ था, ये 261 ईसा पूर्व यानी BC 261 BC में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी थी आधुनिक हिसाब से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था, यानी चंद्रगुप्त के बारे में बताना है कि चंद्रगुप्त ने कब? तो चंद्रगुप्त ने 390 में विस्तार किया था, ठीक है। यानी अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक गुप्त काल का शासक रहा, तो 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक ये गुप्त काल का शासक रहता। अगर बात करते हैं गुप्त काल का स्वर्णकाल, तो सवाल पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से एक बात और याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही, यानी इसके शासनकाल में ही, एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था
फाहियान जो है वो चीनी यात्री इसी के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है खालिस्तान के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यानी दिल्ली सल्तनत की अवधि, यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से कब तक, किस टाइम पीरियड को कब दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। देखो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत मानी जाती है ना वो गुलाम वंश से मानी जाती है। ठीक है, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से मानी जाती है। और जब बाबर आ जाते है ना, यानी इब्राहिम कह सकते हो, इब्राहिम लोदी जब तक राजा रहता तब तक दिल्ली सल्तनत रहती है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने कब हराया? 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1206 से 1526 होगा, यानी 1206 से 1526। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? देखिए बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो ये भी दक्षिण भारत का था। पांड्य वंश ये भी दक्षिण भारत का, पल्लव वंश ये भी दक्षिण भारत का। लेकिन बात करते हैं पाल वंश की, तो पाल वंश जो है ये उत्तर भारत का एक वंश था। ठीक है, पाल वंश की बात करते हैं, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था गोपाल। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो कौन था? तो वास्तविक माना जाता धर्मपाल। ठीक है, जिसने धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किसके, कौन सी संधि हुई, किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ? अच्छा, अगर बात करते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये लगभग 1790 से 1792 तक चला। ठीक है, तो इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 1792 में ये संधि हुई, जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई। ठीक है, इस युद्ध में इस संधि में टीपू सुल्तान को काफ़ी कुछ हर्जाना अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों ने इसके बेटों को भी कैद कर लिया था। ठीक है, और बदले में क्या मांगा? बदले में पैसा मांगा था। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी जो 1792 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो इसकी बात करते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब आया? तो देखो जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में यानी महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक है, तो इस घोषणा पत्र के आने के बाद जो भारत था, तो भारत पर जो कंपनी का शासन था वो खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर कह सकते हो कि महारानी विक्टोरिया का शासन स्टार्ट किया गया। तो कब किया गया? 1858 में ये किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। देखो घोषित कब किया गया? ठीक है, घोषणा पत्र तो 1858 में आ चुका था। ठीक है, और जो भारत की जो शासन प्रणाली थी वो भी ब्रिटिश महारानी के हाथों में पहुंच गई थी। लेकिन महारानी घोषित कब किया गया भारत की महारानी विक्टोरिया को? तो ये 1876 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नक्सलवाड़ी विद्रोह, ये इससे अलग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? यानी इनमें से होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अच्छा, बात करते हैं होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई 1916 में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया होम रूल लीग का? तो इसका हेडक्वार्टर मद्रास में रखा गया। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की? तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी। ठीक है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इसको बोलते हैं इंडिया, यानी इंडिया जो नाम है ये ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिसे? तो इसको कहा जाता है शिवालिक रेंज। ठीक है, जो 3 पर्वतीय क्षेत्रों, देखो इसको जो हिमालय है हमारा, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है इस तरीके से, तो हिमालय के 3 भाग हैं। एक तो ये है जिसको बोलते हैं हम महान हिमालय, फिर दूसरे है जिसको मध्य हिमालय, और तीसरा एक जिसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो है इसकी बात कर रहा है, दक्षिणी भाग जिसको बाहरी हिमालय कहा जाता है, तो इसको शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? देखो हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी जो है वो तो है शिमला, शिमला, शिमला। ठीक है, जो कि इसकी कैसी राजधानी है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं शीतकालीन राजधानी इसकी क्या है, तो शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सहायता से निर्मित पैथन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी, गोदावरी नदी पर है ये। ठीक है, अगर बात करते हैं गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है, यानी उपजाऊ गंगा मैदान जो है वो किससे बना हुआ? तो कछारी मिट्टी कह सकते हो हम, कछारी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कछारी या जलोढ़ मिट्टी कह सकते हो, इससे ये बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो स्टैंड अप योजना है उसका उद्देश्य क्या है? देखो ये जो स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जिसमें SC व ST के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस के लिए ऋण दिए जाने के प्रावधान थे। ठीक है, तो इसमें अब देखो उसके हिसाब से क्या था, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का इसमें प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई, यानी इनमें से कौन सी? तो भारत QR कोड। ठीक है, भारत QR कोड कब स्टार्ट किया गया था भारत QR कोड? तो आपको ध्यान रखना भारत QR कोड जो स्टार्ट किया गया वो 2017 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन, जल नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का क्या नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छ गंगा फंड, इसका नाम रखा गया स्वच्छ गंगा फंड। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया, किसे माना गया? तो आपको ध्यान रखना ये GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, GST। अगर बात करते हैं GST दिवस कब मनाया था, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू की गई। किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? तो असम। ठीक है, मॉडल कहाँ का है? तो कनाडा का ये मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है? यानी ई गवर्नेंस जो है ये क्या है इसका बताना है। तो ये ई गवर्नेंस बोलते हैं प्रौद्योगिकी संचालित शासन, प्रौद्योगिकी संचालित शासन ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो ये चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले चीन के द्वारा शासित किया गया। ठीक है,
अच्छा, अगर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी प्रम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो जो 1976 में जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता कि किसको, है ना, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है? इसी को दी गई है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? अच्छा, वायु की गति, जो वायु की गति होती है इसको मापने के जो यंत्र हैं उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? यानी 20 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति की ध्वनि है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा आपको याद रखना, अगर 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम अगर आवृत्ति की ध्वनि है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपश्रव्य। अपश्रव्य। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है उसको बोलते हैं श्रव्य, जिसको मानव के कान सुन सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से भी अधिक होती है उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रकृत उत्प्रेरक क्या है? ठीक है, तो इसमें निकिल है, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, निकिल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण यानी टेस्टीज द्वारा स्रावित नर लिंग हार्मोन है, यानी कि इसमें आपको बताना नर लिंग हार्मोन कौन सा है। ठीक है, अच्छा अगर नर लिंग हार्मोन की बात करते हैं तो इनमें जो है वो 3 जो हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों जो हैं ये मादा हार्मोन है। लेकिन इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल लिंग हार्मोन है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्न में से एक उदाहरण है, यानी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो पपीता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका जैसे एक पपीता है, तरबूज है, तरबूज भी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हमारे आज 30 क्वेश्चन थे जीके के जो हम कर चुके हैं। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चनों में काफ़ी बेहद क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें वीडियो। ठीक है, मिलते हैं कल को नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट अपने मॉक टेस्ट पर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।